हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेन सिंह। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली दो क्लासेस में हमने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या अंतर होता है, मेल और फीमेल का पेल्विस में हमने अंतर को देखा। हमने ये भी देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बात किया। ठीक है, हमने ये भी देखा कि क्या इवेंट्स घटते हैं ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या मतलब होता है गेमेटोजेनेसिस का, क्या मतलब होता है इंसेमाइनेशन का, क्या मतलब होता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है ना, इंप्लांटेशन का, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सारे स्टेप्स को हमने ध्यान से देखा, ठीक है ना। फिर बहुत सारे आप लोगों ने जो है वो कुछ क्वेश्चन भी किए, तो मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपकी क्वेरीज को मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो उनके मैं आंसर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, लेकिन जो जहां पर रिलेवेंट होगा वहीं हम उन चीजों को लेंगे बेटा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था पिछली क्लास में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, उस पर हमने बात किया था। तो एक काम करते हैं, लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे जो है कुछ चीजें, कुछ डायग्राम जो मैंने आपको कहा था होमवर्क के तौर पे दिया था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपसे बातें पूछूंगा भी, तो उनकी लेवलिंग करते बगैर देखे के देखेंगे नहीं हम, और मैं केवल आई 1 2 3 4 कर दूंगा, आप उसकी लेवलिंग करके मुझे बताएंगे कि आपको वो मालूम है, याद है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं डिस्क्लेमर के बारे में। पहले भी मैंने आपसे कहा है कि दिस इज ऑल बायोलॉजी, दिस इज नॉट, ऐसा मत सोचिएगा कि इट इज समथिंग न्यूडिटी के टाइप का कोई चीज है कि दिस इज बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, एंड सो वी हैव टू टॉक ओपनली ऑल द सिस्टम्स, ऑल द प्रोसेस। ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि देखिए यू आर इन मेकिंग प्रोसेस, आप डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में, ठीक है, बार बार एक ही बात कहना मुझे ठीक नहीं लगता, पर आप समझ गए होंगे इस बात को। तो मतलब आपके कमेंट्स, हमारी टीम, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो हमारी टीम आपके सारे कमेंट्स को बड़े गौर से मॉनिटर करती। कोई भी कमेंट ऐसा होता है जो इररिलेवेंट है, अनर्गल टाइप का होता है, नॉनसेंस टाइप का होता है, तो इमीडिएटली वी डिलीट दैट कमेंट एंड ब्लॉक द यूजर। ठीक है, चलिए, तो हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहां पर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम अभी हमारा फोकस है किस पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हमारा फोकस है। तो एक काम करेंगे, फटाफट सबसे पहले आप मुझे ये उत्तर करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं यहां पर लेवलिंग करने जा रहा हूं वन के हाथ के, बेईमानी नहीं करना, ठीक है, अभी देखना नहीं, अभी ना कॉपी खोलेंगे ना किताब खोलेंगे, एनसीईआरटी यदि खुली है तो बंद कर देंगे अभी के। अभी आप अपनी मेमोरी की किताब देखो बेटा, गलत होगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, के सीखेंगे ना उसको हम, तो आंसर कीजिए। चलिए, ठीक है, मैं कर रहा हूं उसको ए बी सी डी और ई, जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी के, तो आपको बताना है, पहचाना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। इनको पहचानिए और कमेंट में लिख भेजिए, ठीक है ना। आपको लगता है कि सर दिल नहीं देते हैं, तो भैया देखो ऐसा है कि इतना सस्ता नहीं है कि हर जो है वो कमेंट पे दिल देते देते फिरे। तो अभी आपको दिल जीतने के लिए हार्ट चाहिए, तो सिलेक्ट होकर दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हाँ, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, वो तो मैंने मजाक में आपसे कहा, सच्चाई है कि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, बट आई डोंट वेस्ट माई टाइम। तो मुझे लगता है कि ये कि मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूं, इससे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपके लिए थोड़ा और मेहनत कर लूं और थोड़ा अच्छे से और लेक्चर तैयार कर लूं मैं, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। ठीक, चलिए, तो ए बी सी डी ई आपको बताना है। ठीक है, ये मत सोचना कि सर देखेंगे नहीं, मैं देखूंगा इसको। के दूसरा है, दूसरा डायग्राम, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। 1 2 3 4 पहचानिएगा इसको के, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4। अब आप बोलेंगे सर हमको बहुत साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो बेटा प्रैक्टिस कर लो। ऐसा ही यही इमेज आपका नीट में आएगा, आपका एनसीईआरटी का इमेज है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्या है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी ई पहले वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा 1 2 3 4 क्या है, तो वैसे ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो पिछली क्लास में हम क्या थे, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हमने कहा था कि असल में हमने कहा था कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के बाद फिर तो सारी ट्यूब्स हैं और ग्लैंड्स हैं, फिर तो सारी ट्यूब्स और ग्लैंड्स हैं। टेस्टिस को हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा था कि टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, और हमें यह भी मालूम था कि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए
जो है बॉडी टेम्परेचर पे है ना, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज द 37 डिग्री सेल्सियस के, तो हमारे इस बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखना होता है। तो इसलिए फिर क्या किया, टेस्टिस को जो है वो थैली में डाल दिया गया और उस बैग को क्या बोला हमने, उस स्किन बैग को क्या बोला हमने, उस स्किन के पाउच को हमने बोला स्क्रोटम कहा उसको हमने, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब जो ह्यूमंस में टेस्टिस होते हैं, ह्यूमन मेल में टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से बाहर होते हैं, याद रखिएगा। ओवरी जो है, मेरी बात बड़े ध्यान सुनेगा, एक एक चीज जो बता रहा हूं आपने देखा होगा डीपीएस में क्वेश्चन आता है, जो मैं बातें करता हूं उनसे भी डीपीएस में क्वेश्चन आता है। ओवरी जो होती है वो एब्डोमेन के अंदर ही होती है, यानी oogenesis के लिए, ध्यान से बात सुन के, oogenesis के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सुटेबल है, यानी नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर ओवम का प्रोडक्शन हो सकता है, oogenesis पॉसिबल है, इसलिए ओवरी एब्डोमेन के अंदर होती है। लेकिन टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि देयर आर सम मैमल्स, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो जिनमें की जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो चमगादड़ है, बैट है, इसमें एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं। एलिफेंट है, एलिफेंट के अंदर भी आपको एब्डोमिनल टेस्टिस देखने मिलेंगे। डॉल्फिन है, डॉल्फिन के अंदर भी आपको जो है वो एब्डोमिनल टेस्टिस देखने मिलेंगे। जो व्हेल है, व्हेल के अंदर भी जो आपको एब्डोमिनल टेस्टिस देखने मिलेंगे। और आप बोलोगे सर इनमें ऐसा क्यों है, कि चमगादड़ में ऐसा क्यों है, ठीक है, एलिफेंट में ऐसा क्यों है, डॉल्फिन में ऐसा क्यों है और व्हेल में ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा इनका बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से नॉर्मली कम होता है, ठीक है, और उस पर स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इनके बॉडी टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, एक बराबर मेंटेन रहता है, लेकिन हमसे कम होता है, इसलिए इनमें स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये बात हमको समझ कि स्क्रोटम का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो टेस्टिस हैं उस टेस्टिस के अंदर कई सारे जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट के, और तकरीबन 250 के आसपास एक टेस्टिस में के, एक टेस्टिस में 250, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वो तकरीबन पाए जाते हैं के, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो है वो कम से कम 3 के आसपास, 1 से लेके 3 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या होता है, ये ट्यूब होते हैं, ठीक है, ये ट्यूब होते हैं, और इन ट्यूब के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है और सर्टोली सेल होती है। अकेला स्पर्मेटोगोनिया नहीं होता है, सर्टोली सेल होती है और स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, और ये स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे, स्पर्म के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह होती है, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और वहां पर कुछ सेल्स देखने मिलती है, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। सेल्स ऑफ लिडिक कहते हैं, जो एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन को, जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि सारा खेल ट्यूब का है, कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं वे जाकर जुड़ते हैं एक नेटवर्क जाल के समान स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। और रेटे टेस्टिस जुड़ता है किससे, वासा इफ्रेंशिया से, वासा इफ्रेंशिया जुड़ता है किससे, इपिडिडाइमिस से, और इपिडिडाइमिस किससे जुड़ता है, वो जुड़ता है वास डिफरेंस से, और वास डिफरेंस जो है लेके जाता है कहां पर, एब्डोमेन तक स्पर्म को लेके आता है, और वास डिफरेंस जो होता है फिर सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से जाकर फ्यूज करता है और बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है, और इजैकुलेटरी डक्ट जाके किससे जुड़ती है, यूरेथ्रा से जाकर जुड़ती है, और वो यूरेथ्रा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है हमने, कल भी मैंने बताया था, और मैंने कहा था ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये एकदम आपकी इमेजिनेशन में रहना चाहिए कि सर ने ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूं इसको, ठीक है। चलिए अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं, यहां पर के कुछ चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट है, जैसे नॉर्मल टेस्टिकल्स फॉर्म अर्ली इन बेबी बॉयज ग्रोथ के, जो नॉर्मल टेस्टिकल्स होते हैं वो एक बेबी बॉय जो होता है वो जब वो ग्रो करता है तब वो बनते हैं के, हमारी बॉडी में टेस्टिस का फॉर्मेशन जो है वो एब्डोमेन के अंदर के लोअर बेली, दे फॉर्म इन दी लोअर बेली के। जब ये एक छोटे बेबी में, छोटा मेल बेबी होता है, उस मेल बेबी में टेस्टिकल्स का बनना शुरू होता है, और टेस्टिकल कहां बनते हैं, ये टेस्टिकल बनते हैं कहां पर, ये बनते हैं जो है लोअर पार्ट ऑफ बेली, एब्डोमेन में बनते हैं के, और उसके बाद वे एब्डोमेन से मूव करते हुए स्क्रोटम में इंटर करते हैं के।
ये डिसेंड करते हैं, नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं और फाइनली जो है वो प्रेगनेंसी करने। देखिए जब जब ये बात कर रहे हैं फीटस के, जब एक मेल बेबी फीटस में होता है तब उसके अंदर जो है वो बाकायदा टेस्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा, उस मेल बेबी के अंदर टेस्टिकल का फॉर्मेशन होगा और वो एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में बनेंगे और बनने के बाद वहां से डिसेंड करके वो स्क्रोटम तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टेस्टिकल्स जब डिसेंड कर कर स्क्रोटम में पहुंचता है, कि मतलब बना कहां एब्डोमेन में और वहां से एक ट्यूब के थ्रू वो स्क्रोटम में पहुंचता है टेस्टिकल, तो वो ट्यूब होती है इंग्वाइनल कैनाल। वो क्या होती है? वो होती है इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्वाइनल कैनाल होती है। ठीक है, इसीलिए कई लोगों को आपने देखा होगा जिन लोगों को हर्निया का प्रॉब्लम है, आप सुनिएगा एक बीमारी होती है हर्निया, ठीक, इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो हर्निया में क्या होता है, इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से निकलता हुआ जो है टेस्टिस के अंदर पहुंच जाता है, और जो है वो उससे टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है और बड़ा पेनफुल होता है। तो हर्निया का कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इतना समझ रहे हैं यहां पे हम कि नॉर्मल टेस्टिकल्स जो होते हैं, एक नॉर्मल बेबी जो होता है जब ग्रो करता है फीटस कंडीशन में, तब उसमें जो है एब्डोमेन के निचले हिस्से में नॉर्मल टेस्टिकल्स बनते हैं। बनने के बाद वो डिसेंड करते हैं और प्रेगनेंसी के एंड तक वो स्क्रोटम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेस्टिकल अटैच देमसेल्फ विद द स्ट्रेचेबल टिश्यू इन द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, और स्क्रोटम के निचले हिस्से में जाके वो नॉर्मल टेस्टिकल जो है जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं वहां पे। ठीक है ना, और ये सब क्या होता है, ये सब कुछ दिस इज कंट्रोल बाय द बेबीज नॉर्मल हार्मोन। ये बेबी के, मेल बेबी के नॉर्मल हार्मोन से सब प्रोसेस कंट्रोल होती है। ठीक है, देखिए आप कैसा होता है, समझिए बात के। यानी होता क्या है कि ये बनने के बाद बना सुपरफिश, ये इंग्वाइनल रिंग दिखाई पड़ रहा है, इंग्वाइनल कैनाल देख रहे हैं आप, ये इंग्वाइनल कैनाल दिखाई पड़ रहा है। टेस्टिकल्स बनने के बाद जो है बाकायदा डिसेंड करता है और स्क्रोटम में आता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक जो है वो एक गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी टेस्टिकल जो होते हैं वो डिसेंड नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम अनडिसेंडेड टेस्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी टेस्टिकल जो है वो डिसेंड नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे भी मेल होते हैं, कुछ ऐसे भी बॉयज होते हैं जिनमें की जो है वो एक ही टेस्टिकल जो है स्क्रोटम के अंदर आ पाता है, दूसरा नहीं आ पाता है। कभी कभी दोनों ही नहीं आ पाते हैं, कभी कभी जो है वो एक प्रॉपरली आ पाता है और एक प्रॉपरली नहीं आ पाता है। तो वैसी कंडीशन, इसीलिए बच्चे का जब मेल बेबी का जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होता है वो उस मेल बेबी को प्रॉपर चेक करता है, उसके टेस्टिकल्स भी चेक करता है, उसके पूरा चेक करता है उसको कि प्रॉपरली दोनों टेस्टिकल डिसेंट हुए हैं या नहीं हुए, वो भी चेक किया जाता है उसमें। के जन्म के तुरंत बाद बेबी को थॉरोली चेक करते हैं। जब हम लोग हॉस्पिटलिटी पे होते थे ट्रेनिंग के दौरान, एमबीबीएस के दौरान, तो बेबी को जन्म होने के बाद में देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस की पूरे वाइटल चेक होते हैं उसके पूरा बेबी का, आपको वो चेक, किसी बॉडी का एक एक हिस्सा, फिंगर्स सब, मुंह माउथ सब कुछ चेक किया जाता है बेबी का। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कभी कभी कुछ लोगों, कुछ बच्चों में जो है वो टेस्टिकल्स डिसेंट नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन को एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, से बोलते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो, हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म से हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं, या क्रिप्ट से हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं, क्रिप्टोसिडिज्म कहते हैं। कुछ लोग इसको क्रिप्टोसिडिज्म पढ़ते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब होता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाया। देखिए ये नॉर्मल टेस्टिस है और ये जो है वो अनडिसेंडेड टेस्ट होते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को ये शो करता है। ठीक है, अब जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, जब ये, इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल स्क्रोटम में नॉर्मल जगह पर नहीं पहुंच पाया है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये कई सारी समस्याओं का कारण बन सकता है इन फ्यूचर कई समस्याओं का कारण बन सकता है। यानी एडल्ट होने पर यह संभावना है कि टेस्टिस के अंदर कैंसर हो जाए। यानी वो जो टेस्टिकल्स जो अनडिसेंडेड रह गया है, दैट में कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हालांकि इसका परसेंटेज कम है, पर तब भी संभावना होती है। फिर कई बार टेस्टिकुलर टॉर्जन आता है, यानी टेस्टिकल्स जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से नीचे आने की कोशिश करता है, उस दौरान वो गोल घूम जाता है। गोल घूम गया तो उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उससे वो टिश्यू जो है फिर खराब होने लगता है। ठीक है, सड़ने लगता, खराब हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जो है वो ट्विस्टिंग ऑफ द कॉर्ड, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और टिश्यू खराब होने लगा, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है। इसके अलावा जो है वो हर्निया का प्रॉब्लम भी ऐसे हो सकता है, तो उससे जो है वो इंटेस्टाइन का हिस्सा जो है वो जो है कहां आ सकता है, वो वापस से जो है वो आपके टेस्टिकल्स में आ सकता है। तो हर्निया का भी समस्या यहां पे होता है।
तो कुल मिलाकर जो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, वो कोई बेहतर अवस्था नहीं है पेट के। तो आप बोलते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं, आपको ऐसा होता है तो दे वेट फॉर फ्यू मंथ, कुछ दिन महीने वेट करते हैं शायद वो डिसेंड कर जाए, नहीं तो फिर जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। और मोस्टली कई बार क्या करते, कई बार उसको निकाल के अलग कर देते हैं, या डिसेंड प्रॉपरली हो सकता है तो फिर वैसी कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है स्क्रोटम का पूरा एक एक हिस्सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए स्क्रोटम में हमें मालूम है कि स्क्रोटम इज लाइक ए बैग ऑफ स्किन, बैग के समान है। स्क्रोटम जो है इज लाइक ए बैग ऑफ स्किन, स्किन के बैग के समान है के। तो हमने कहा कि दिस इज दी, हमने ये जो है स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है ये, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने कहा दो, एक टेस्टिकल्स यहां होगा, एक टेस्टिकल इसमें यहां होगा स्मेट के। तो बीच में जो फोल्ड है ना, बीच में जो ऐसा फोल्ड सा दिखाई पड़ता है, स्क्रोटम में एक फोल्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम रेफे कहते हैं। तो रेफे क्या होता है, दैट इज द स्किन, जो एक आपको जो है वो एक उभार दिखाई पड़ता है, ठीक है, एक फोल्ड सा उभार दिखाई पड़ता है जो लेफ्ट और राइट स्क्रोटम के हिस्से को के बीच में पाया जाता है, उसे हम रेफे कहते हैं। के सेप्टा के समान सेप्टम होता है, जो स्क्रोटल सेप्टम के ऊपर मिलता है हमको। ये है, आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट आपको टेस्टिस दिखाई पड़ रहे हैं। और टेस्ट मैंने आपसे कहा था स्क्रोटम के अंदर दो तरह की मसल्स होती हैं, जो मसल जो है वो टेस्टिकल्स को जो है वो ऊपर की तरफ खींच सकती है या नीचे रिलैक्स कर सकती है। गर्मी के दिनों में जो समर्स होते हैं, अधिक गर्मी होती है, टेस्टिकल्स जो है वो नीचे की ओर जो है वो स्क्रोटम का साइज बढ़ जाता है और वो ऑलमोस्ट जो है बेग के समान नीचे की ओर झूल जाता है। विंटर्स में जो है वो स्किन की तरफ मूव करता है, क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और वो मसल्स होती है क्रीमेस्टर मसल्स एंड डॉर्टस मसल के, दैट आर द क्रीमेस्टर मसल्स एंड द डॉर्टस मसल। ठीक है ना, क्लियर। और टेस्टिस की जो सप्लाई होती है वो किससे होती है बेटा, ब्लड सप्लाई, टेस्टिकुलर आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है यहां पे। ठीक है ना, क्लियर है ना। और इस तो देखिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम और ब्लड सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने सिंपल सा देखा कि स्क्रोटम में होता क्या है यहां पे। ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए अब स्क्रोटम मेंटेन्स के, अब देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। तो स्क्रोटम जो है इट ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर अराउंड द 34.5 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। नहीं मतलब यदि फ़ारेनहाइट बोलेंगे तो 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर कहता है 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो मतलब ये 98.6 फ़ारेनहाइट से जो है वो टेम्परेचर को ड्रॉप करके 93 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लेके आता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। मैंने कहा ना आपसे कि दो तरह की मसल्स यहां पे इन्वॉल्व है। एक है डार्टोस मसल है, जो रिंकल्स, जो टेस्टिकल्स के रिंकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, टेस्टिकल की स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करती है। और क्रीमेस्टल मसल जो होती है वो दैट ड्रॉज स्क्रोटम टुवर्ड्स द एब्डोमेन के, ये स्क्रोटम को जो है वो एब्डोमेन की ओर खींचती है। के दो तरह की मसल्स देखने मिलती है। देखिए ये स्क्रोटम है टेस्टिस के अंदर के, फिर आप देख रहे हैं दिस इज द क्रीमेस्टर मसल है के, जो कि टेस्टिकल्स को और पूरे स्क्रोटम को ऊपर की ओर वो खींच सकती है। ठीक है, और जो स्क्रोटम की स्किन है उसको फोल्ड करने में हेल्प करती है, डार्टोस मसल उसमें हेल्प करती है। देखिए ध्यान से, देखिए ना, हम देख रहे हैं ये स्पर्मेटिड कॉर्ड है ना, वॉस डिफरेंस है जो स्पर्म कैरी करता है के, ये क्रीमेस्टर मसल है बेटा। और दूसरा मसल देख रहे हैं यहाँ पे, क्रीमेस्टर मसल यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है के। फिर हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो है ये ट्यूनिका डार्टोस मसल स्क्रोटल की स्किन में होता है और ये स्किन को फोल्ड करता है। ठीक है, जब स्क्रोटम रिलैक्स होता है, ठीक है, समर्स में अधिक टेम्परेचर बॉडी का अधिक है, तो यदि आसपास टेम्परेचर अधिक है तो स्क्रोटम रिलैक्स होता है, तो स्किन स्मूथ होती है उसकी। जब स्क्रोटम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में होता है, बॉडी एब्डोमेन की तरफ होता है विंटर के समय में, तब स्किन पर फोल्ड कई सारे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि स्किन को भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कौन, डार्टोस मसल उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ऐसा। ठीक है ना, क्लियर। और इसमें जो ब्लड सप्लाई में आपको क्या दिखाई पड़ता है, आपको जो है वो पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस दिखाई पड़ता है इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिस के। तो पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस देखो बेटा, ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन के, ये दीज आर दी लिटिल बिट हाई लेवल क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है के, पर यू शुड नो अवेयर कि ये चीज कहां पढ़ा था हमने। तो पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस कहां पढ़ा आपने, ये टेस्टिस के अंदर देखा, बस ना याद रखिए। ठीक है, क्लियर। चलिए हमने कहा टेस्टिकल्स, स्क्रोटम, ठीक है, इसके बारे में हमने यहां पर बात किया। फिर मैंने कहा कि स्क्रोटम से जो है वो क्या हुआ है, मैंने कहा आपसे कि जो वास्ट डिफरेंस है, ये वो डक्ट है जो स्क्रोटम से निकल के, टेस्टिस से निकल के जो है वो एब्डोमेन में एंटर करता है के, और यूट्रस के पास चक्कर लगाता हुआ कहां, यूजिकुलर डक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ना, दिस इज द स्क्रोटम, टेस्टिस, ठीक है ना, वास्ट डिफरेंस, ब्लड सप्लाई दिखाई पड़ा, टेस्टिकुलर आर्टरी
एंड द एपिडिडाइमिस के एपिडिडाइमिस जो होता है वो टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उसको बनने के बाद कुछ समय तक उसको स्टोर करता है और देन उसको ट्रांसपोर्ट करता है ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन। ठीक है, क्लियर? तो अब बिल्कुल सही है, आप एकदम सिंपल जो है आपके दिमाग में इमेज रहना चाहिए, एकदम सिंपल सा डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, हो सके तो इसकी लेयर को बेटा एक बार नोट कर लेना। ठीक है, केवल लेयर को। हमने कहा बाहर स्किन है, स्किन के में डॉर्टोस मसल है, उसके बाद देन दी स्पर्मेटिड फेशिया है, फिर क्रीमेस्टिक मसल और फेशिया है, देन दी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है। ये पाया जाता है इसमें के। तो दो दी इंपॉर्टेंट मसल है, तो याद रखना सिंपल सा है कि डार्टोस मसल का और क्रीमेस्टर मसल का संबंध किससे है? इसका संबंध है बेटा स्क्रोटम से है, स्क्रोटम से, टेस्टिस से है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, क्लियर? कभी कभी टेस्टिस में पेन होता है, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द टेस्टिकुलर पेन? के कारण क्या होते हैं? तो चोट लगने पर के दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट के, एंड मेल का वन ऑफ द सेंसिटिव पार्ट इज द टेस्टिस वाला हिस्सा, मोर सेंसिटिव हिस्सा है। यहां पे चोट लगने पर काफी इंपैक्टफुल चोट होती है, काफी समय तक जो है वो चोट का एहसास व्यक्ति को रहता है। इट इज दी तो ट्रामा जो है कई बार, और आपको बता दूं कि ट्रामा कई बार बड़ा सीवियर होता है कि वंस एक बार की बात है कि जो है कहीं पर जो है वो जो छोटा था तकरीबन, मुझे ध्यान अच्छे से कि 9th क्लास में जो है वो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो जो क्रिकेट में आपको पता होगा एक बड़ी हेवी सी क्रिकेट की बॉल आती है, इसे कॉर्क की बॉल बोलते हैं इनके। तो वो कॉर्क की बॉल से हम लोग जो है वो मैच खेल रहे थे। तो कई लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जो है वो बॉल खेलते में वो जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो नहीं पहनते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये क्रिकेट का नियम है कि आप यदि क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और कॉर्क के लेदर की बॉल से खेल रहे हैं, तो यू शुड वियर द गार्ड के। तो आपको गार्ड पहना होता है जो कि आपके टेस्टिकल्स को और जो है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया को कवर करता है। तो वो नहीं पहना होगा। तो एक जो फील्डिंग में लगा था कहीं पे, उसने जो है शॉट मारा बैट्समैन ने, और वो सीधा आके उसके टेस्टिस को हिट किया, और वो इतना पावरफुल हिट था कि 3 दिन वो एडमिट रहा हॉस्पिटल में, और फाइनली उसके टेस्टिकल्स को निकाला। एक टेस्टिकल्स का वर्स्ट हो गया, क्रश हो गया, उसको निकालना पड़ा, और केवल एक ही टेस्टिकल बॉडी में बचा। हालांकि एक सिंगल टेस्टिकल भी जो है वो इतना स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है जिससे कि व्यक्ति जो है वो फादर बन सकता है। तो मैं आपको इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं कि कि समटाइम्स जो है वो कुछ कई चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी मतलब जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। के चलिए, तो मैंने क्या कहा, ट्रामा हुआ इसमें के, इसके बाद क्या होता है, कई बार टेस्टिकुलर टॉर्जन आता है। के टेस्टिकुलर टॉर्जन जो होता है ये भी बड़ा खतरनाक कंडीशन होती है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो है वो नेक्रोसिस होने का चांस होता है, यानी टिश्यू जो है वो ब्लड सप्लाई कम होने से टिश्यू खराब होने लग सकता है। के फिर कई बार जो है वो किसी तरह का इन्फेक्शन यदि टेस्टिस के अंदर हो गया तो टेस्टिकल्स का साइज बढ़ने लगता है। इसे हम बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं स्क्रोटल इडेमा बोलते हैं, स्क्रोटल इडेमा भी हो सकता है। के देन जो है कई बार वॉसेक्टॉमी के बाद भी जो है वो हम देखते हैं कि वॉसेक्टॉमी के बाद में, वॉसेक्टॉमी में कहते हैं वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं यहाँ पे, तो कई बार उसके बाद भी जो है टेस्टिकुलर पेन किसी किसी को हो सकता है। संभावना कम होती है, अच्छे पेन किलर यूज करते हैं, लेकिन तब भी हो सकता है। क्लियर? कभी कभी जो है एपिडिडाइमिस जो होता है उसमें भी इंफेक्शन होने को हम एपिडाइमाइटिस बोलते हैं, तो उससे भी टेस्टिकुलर पेन होता है। इंग्वाइनल हर्निया के इंटेस्टाइन जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से होता है ना, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ जो है वो इंटर कर जाता है कहां पे, टेस्टिस में। देखिए आप दिखाई पड़ रहा है इमेज में आपको, उसे हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, हर्निया का जो ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो इंटेस्टाइन को वापस ऊपर लेके जाता है और यहां पर जो है वो एक प्रकार से जो है टाके लगाया था ताकि यहां से वापस इंग्वाइनल कैनाल से जो है वो इंटेस्टाइन नीचे की ओर ना आ पाए। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि बायोलॉजी जो है वो इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग है। आपको सकता होगा कि ये मेडिकल, जब हम यहां इतना समझ रहे हैं तो मेडिकल में क्या होता होगा, कि मेडिकल में बिल्कुल जो आप समझ लीजिए कि मेडिकल में बॉडी का एक एक हिस्सा बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कि तो अभी तो हम केवल देखिए ये, अब आप बोलेंगे सर ये जो आप जो पढ़ा रहे क्या सच में इतना डिटेल में एग्जाम में आता है? मैं क्लियर कर दूं बेटा, एग्जाम में जो है एनसीईआरटी में जो लिखा है ऑलरेडी वो बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में। हम क्या कर रहे हैं, हम आसपास का एरिया भी कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन में कई बातें छिपी होती हैं, तो हमें वो चीजें भी कवर करनी होती है। तो इसलिए बिल्कुल दिमाग में ये मत डाउट रखिएगा कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस चल रहा है, एवरीथिंग इज अंडर सिलेबस के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर एडल्ट्स में हर एक टेस्टिस का शेप क्या होता है, ओवल शेप होता है। ठीक है, ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओवरी बड़ी होती है कि टेस्टिस बड़ा होता है। इंटरेस्टिंग बात कि साइज में ओवरी बड़ी है कि टेस्टिस बड़ा है, साइज में टेस्टिस बड़ा है, ओवरी छोटी होती है।
हमें डायग्राम देख के इमेज देख के लगता है कि ओवरी बड़ी होती होगी कि एक बार में एक ही ओवम प्रोड्यूस करे, ओवरी छोटी होती है जबकि जो है टेस्टिकल का साइज बड़ा होता है कि फिर इसका जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग के हम देखते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस के, तो टेस्टिस में जो है वो डेंस कवरिंग होती है कि कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है इसको बकायदा के। फिर टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है के, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं एक टेस्टिस के, तो एक मेल के अंदर ध्यान से समझ के, एक टेस्टिस की बात कर रहा हूं, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, तो मतलब एक मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, तो कितने हो गए 500 जो है वो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, उसमें 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए उसमें। ठीक है, क्लियर? ये वही डायग्राम है जो मैंने आपसे पूछा था, है ना? तो याद रखना बेटा इसके, तो ये देख रहे हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देख रहे हैं। अब हालांकि एनसीईआरटी का जो इमेज है वो बहुत साफ साफ इमेज नहीं है बेटा, तो हालांकि हमें याद रखना है बेटा कि ये जो है वो अंदर जो कंपार्टमेंट दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए ये हम देख रहे हैं टेस्टिस, इपिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस मतलब वास डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। एक ही चीज अलग अलग नहीं है, तो कई बार बेटा डक्टस डिफरेंस भी लिखा आता है। ठीक है, देन टेस्टिकुलर आर्टरी देख रहे हैं। अब देखिए दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल इमेज जो आपको सब कुछ क्लियर करता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल किस तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो गौर से देखिए इसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें कि देयर आर कवरिंग्स अराउंड के, आप देख रहे हैं इसमें कि टेस्टिस के आसपास एक टफ कवर प्रेजेंट है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसके बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस देखने मिलेगा। हाँ, ट्यूनिका वेजाइनलिस देखने मिलेगा, तो वेजाइनलिस का मतलब वेजाइना नहीं है यहाँ पे, तो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस कवरिंग भी देखने मिलेगा। हम आगे देखते हैं इमेज में के। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम ये मार्क करें तो हमने कहा ये दिस इज वन टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हमको एक टेस्टिस के अंदर देखने मिलते हैं, और इनके अंदर क्या भरा होता है, इनके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, इनके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, अभी जो बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, बाकी स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। अभी जहां हम हैं वहां फोकस कीजिए। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं बेटा, याद करो 2 से जो 250 होते हैं, और हर एक के अंदर जो है आपको जो है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल देखने मिलता है। देखिए ध्यान से, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी क्लियर इमेज जो आपको बताती है। देखिए सबसे बाहर मैंने आपसे कहा ना प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कई सारी, इसमें ट्यूनिका वेजाइनलिस देख रहे हैं आप, कवरिंग प्रेजेंट है इसके, पैराइटल लेयर है इसमें, विसरल लेयर है इसमें, और एक कैविटी के, दिस इज द कवरिंग के। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस इज द कवरिंग अराउंड द टेस्टिस। ठीक है, कई बार क्या होता है हम वेजाइनलिस नाम सुनकर कंफ्यूज आते हैं, क्या हमें लगता है ये मेल पार्ट तो हो नहीं सकता है, वेजाइना लिखा है इसमें तो फीमेल पार्ट होगा, पर ये गलत है। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनलिस है। देन उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो अंदर कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है, अंदर एक और कवरिंग दिखाई पड़ रहा है, उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला उसको, जिसे हम कैप्सूल लेयर भी कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला। तो ट्यूनिका, अब ये सब इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी में बाकी टेस्टिस का हिस्सा है बेटा, देखिए हमको तो साफ साफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, और मैं इसलिए भी पढ़ाता हूं अच्छे से क्योंकि जैसे आप यहां पर अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वक्त लगा के पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना, तो जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे तो एकदम ब्लैंक नहीं होंगे, बहुत चीजें आपको आती होंगी वहां पे। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहर वाला कवर है इसमें, फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, अंदर वाला कवर ट्यूनिका एल्बुजिना दिखाई पड़ रहा है। देन आप क्या देख रहे हैं, आपको यहां पर जो है दिखाई पड़ रहा है बेटा कि आपको यहां पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं कई सारे, आपको जो है वो अपने जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया बेटा के, और देखो आप इनके अंदर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि ट्यूब कौन सा किससे जुड़ता है ये याद रखना है, और मैं डीपीपी में क्वेश्चन भी दिया हूं उस बारे में। ठीक है, तो जो आपका सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल है वो किससे जुड़ता है, रेटेड टेस्टिस से जुड़ता है। और रेटेड टेस्टिस किससे जुड़ता है बेटा, ये जुड़ता है रेटेड टेस्टिस से। रेटेड टेस्टिस किससे जुड़ता है वासा इफ्रेंशिया से, और वासा इफ्रेंशिया को क्या बोलते हैं, इसे इफरेंट डक्ट्यूल भी कहते हैं। वासा इफ्रेंशिया को बेटा, वासा इफ्रेंशिया को हम जो है वो इफरेंट डक्ट्यूल भी कहते हैं के, और इफरेंट डक्ट्यूल किससे या वासा इफ्रेंशिया किससे जुड़ता है, वो इपिडिडाइमिस से जुड़ता है। ठीक है, क्लियर, उसे इपिडाइमिस से वो जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें ना। देखिए ईच लोब्यूल
किसकी बात करें हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें। एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल हैं? 250 हैं के। हर लोब्यूल में 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 हाईली क्वाइल्ड सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं जिसमें कि स्पर्म बनता है। वेरी वेरी इसका मतलब यदि एक मेल में, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक मेल के अंदर कुल कितने सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल होंगे, एग्जामिनर को कर सकता है ऐसा क्वेश्चन के, तो हमें मालूम है एक मेल के अंदर जो है देयर आर 2 टेस्टिस, 2 टेस्टिस हैं। हर एक टेस्टिस में जो है 250 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, तो कुल 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कम से कम एक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल होगा और मैक्सिमम 3 होंगे। मतलब नंबर शुड बी वेरी फ्रॉम 500 टू 1500 आपको सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो देखने मिलेंगे। ठीक है, एक लोब्यूल में 1 से 3 होगा, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 3 होगा। ठीक है, और ऐसे टोटल दोनों टेस्टिस मिलाकर टोटल 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो कितना हो गया? सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल का नंबर 500 से लेकर 1500 हो गया। क्लियर? अब इन सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में, हर एक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में जो है आपको 2 तरह की सेल देखने मिलती है। वेरी वेरी एम्बिट के हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल? तो हर एक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में आपको 2 तरह की सेल देखने मिलती हैं। एक वो सेल होती है जो मेल गैमेट को बनाती है, स्पर्म को बनाती है, और दूसरी वो सेल होती है जो मेल गैमेट को, स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसे जो है नॉरिशमेंट देती है, उसको ऐसा मीडियम प्रोवाइड करती है कि वो बन सके, डेवलप हो सके। ठीक है, 2 तरीके से, एक बनाने वाली और एक पालने वाली, एक बनाने वाली और एक पालने वाली। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यहां पे एक होती है मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। दूसरी होती है सर्टोली सेल। के तो सर्टोली सेल कहां मिलती है? नंबर 1, पहला सर्टोली सेल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल में, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती हैं और ये डेवलपिंग स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये मियोसिस में भाग लेती हैं और फाइनली स्पर्म को बनाती हैं। और सर्टोली सेल जो है वो जर्म सेल को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, स्पर्म को मीडियम प्रोवाइड करती हैं ताकि स्पर्म भी डेवलप हो सके। तो क्या होता है एकदम से, देखिए जो आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल है या जर्म सेल है, जब वो डिवाइड करेगा, म्यूसिस फर्स्ट करेगा, म्यूसिस सेकंड करेगा, तो जो उसको एक्टिवेटिंग केमिकल चाहिए, जो उसको मीडियम चाहिए, जो नॉरिशमेंट चाहिए, वो सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट के। ठीक है बेटा, है ना? तो एक एक लाइन को बड़ा समझते हुए चलते हैं यहां पे। ठीक है, तो मेल जर्म सेल जो है वो म्यूटेट डिवीजन में भाग लेता है, स्पर्म को बनाएगा और उसके लिए मीडियम प्रोवाइड करेगा कौन? जो जर्म सेल है उसको डिवाइड करना है, स्पर्म को बनना है, तो सारी चीजों के लिए नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा सर्टोली सेल। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ये दिखाई पड़ रहा है बेटा हमको सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के जो हर एक जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल में इनका नंबर 1 से लेके 3 तक होता है। ठीक है, क्लियर? अब हमने क्या किया, इस इमेज में हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर झांक के देख रहे हैं हमके, यानी वी आर गोइंग इनसाइड द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल और देख रहे हैं क्या है उसके अंदर के, यानी अंदर का हमने क्रॉस सेक्शन काट के देखा तो हमें क्या दिखाई पड़ा? हमें दिखाई दिया यहां पे स्पर्मेटोगोनिया सेल दिखाई पड़ी और सर्टोली सेल। के सर्टोली सेल आकार में बड़ी होती है। अब आपको बोलेंगे सर हमको कहीं सेल तो दिखाई नहीं दे रही है। के देखो मैं सर्टोली सेल का बॉर्डर डालता हूं। ये एक सर्टोली सेल है। के ये सर्टोली सेल का आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और देखो एक सर्टोली सेल से कितने सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल जुड़े हुए हैं, कई सारे स्पर्म उसका अपना हेड वहां पे रखे हुए हैं, नॉरिशमेंट ले रहे हैं उससे उठ के। तो सर्टोली सेल जो होती है, देखिए मैं सारी सर्टोली सेल को जो है वो मार्क करता हूं ताकि आप इसका इमेज स्क्रीनशॉट ले तो आपका साफ साफ स्क्रीनशॉट आपका आ पाए। ठीक है, देखिए आप ये एक सर्टोली सेल, इसका सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है ये। ठीक है, नेक्स्ट सर्टोली सेल, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है। देन ठीक है, हमको समझ डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए इसलिए मैं ऐसा इसको कर रहा हूं बेटा, है ना? ठीक है, ताकि हम चीजों को समझ पाए हम क्या रोल प्ले करता है ये। तो देखिए आप ये है, ठीक है, इमेज को देख के समझ आपको आ रहा है किस प्रकार से जो है सब सारे स्पर्म देखिए अपना हेड वहां पे रखे हुए हैं ताकि उन्हें नॉरिशमेंट मिल सके।
ये है, ठीक है, सर्टोली सेल के, देखिए ना मैंने मार्क कर दिया। तो सर्टोली सेल देखिए आप है ना, और आप क्या देख रहे हैं, और जो जो हमें ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाले सेल जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं के, ये क्या है, ये स्पर्मेटो ने जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, के स्पर्मेटोगोनिया सेल कौन से हैं, दीज आर दी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, ये दीज आर दी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है। मैं डायग्राम जानबूझ के कर रहा हूं ऐसा ताकि आप इसको समझ सकें इस डायग्राम को कि किस तरह का होता है, क्योंकि देखिए एक बार यदि आपने खुद से भी डायग्राम बना लिया अपनी कॉपी के अंदर बेटा, थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा कष्ट उठा के, तो कभी लाइफ में आप नहीं भूलेंगे इसको, कभी गड़बड़ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये ऐसा ऐसा हिस्सा होता है जब जिसको हम थोड़ा सा जो है वो थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो रटना है ही नहीं बेटा, बायोलॉजी में रटने का नहीं, केवल समझो अच्छे से, केवल अच्छे से समझेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ना, ठीक है ना, डायग्राम को हमने इंप्रूव कर दिया। हमने कहा कि जो मैंने ब्लू से मार्क के दे, ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल सर्टोल के। फिर जैसे मैंने कहा ये एक सेमाइनिफरस टिब्यूल है, ये दूसरा सेमाइनिफरस टिब्यूल है, ये तीसरा सेमाइनिफरस टिब्यूल है, और ये एक लोब्यूल है। एक लोब्यूल में एक से लेकर 3 होते हैं। हम सामने से देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन में व्यू देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को क्रॉस सेक्शन में काट के देख रहे हैं, तो हमको ट्यूब्यूल जो है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल 1 2 3 1 से 3 हो सकते हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बीच में गैप है। तो इस गैप में हमने इंटरस्टिशियल स्पेस करते हैं, यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है के, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं लीडिक सेल्स, इन्हें हम लीडिक सेल्स बोलते हैं। देखिए लीडिक सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, लीडिक सेल्स बोलते हैं। और ये जो लीडिक सेल्स होती हैं, ये जो है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन को ये रिलीज करती है, ठीक है ना, क्लियर। अब ये मायोट सेल क्या होती है हम बाद में बात करेंगे, तो अभी कंफ्यूज नहीं करना है के, हमें ऐसी इरेशनल इंफॉर्मेशन लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, मेडिकल कॉलेज में इस स्लाइड को पहचानना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए उठा के, स्लाइड में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो है, ठीक, ये सर्टोली सेल को मार्क कर रहा है, दीज आर दी सर्टोली सेल, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये पूरा का पूरा ये सर्टोली सेल है इसमें, ठीक है ना। ये आपको दिखाई पड़ रहा है जो ये स्पर्मेटोगोनिया है इसमें के, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें, ठीक है। और ये जो है वो स्पर्मेटिड है ये, ठीक है, स्पर्म बनने के पहले की ठीक वाली कंडीशन है इसके, ठीक। तो ये कैसे बनता है, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये सब हम अच्छे डिटेल में देखेंगे। अभी हम समझ गए कि हाँ भाई वास्तव में ये जो कह रहे हैं वो उसका एविडेंस अवेलेबल है, ऐसा ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने टेस्टिस टिश्यू का जो है वो क्रॉस सेक्शन किया बेटा, तो उसमें क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और लोब्यूल के अंदर आपको जो है देखो आप ये क्या है, ये सेमाइनिफेरस, ये क्या है बेटा, ये सेमाइनिफेरस टिब्यूल है ना, ठीक है। देखो ना पूरा जाल ही जाल है, कुछ नहीं है, नेटवर्क ही जाल है जाल के। तो सेमाइनिफेरस टिब्यूल है, जुड़े हुए किससे हैं बेटा, ये जाल के समान क्या है, जाल के समान ये है रेटे टेस्ट, ये क्या है, रेटे टेस्टिस के। फिर जो इसे कनेक्ट करने के लिए जो बाहर निकल रहा है, जो उसको एपिडिडमिस में लेके आ रहा है, वो क्या है, वो है वासा इफ्रेंशिया है वो, के बार बार बतला रहा हूं मैं ताकि आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाए, कोई गलती ना करें आप एग्जाम में, है ना बेटा। फिर सेमाइनिफेरस टिब्यूल के अंदर झांक कर देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन में, तो हमें दिखाई पड़ रही है सर्टोली सेल दिखाई पड़ रही है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी सेमाइनिफेरस टिब्यूल की जो अपनी लेयर है, जो मेम्ब्रेन, उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो है वो हमको सर्टोली सेल दिखाई पड़ रही है। फिर क्या है, फिर आप स्पर्मेटोगोनिया सेल देख रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वे माइटोसिस करती है। आप बोलोगे सर म्यूसिस बोला था आपने, देखो बेटा स्पर्मेटोगोनिया सेल यदि सीधा, मेरी बात थोड़े ध्यान सुनना के पते की बात है कि सारी की सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल यदि सीधा म्यूसिस कर लेंगी तो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी वो, है ना, तो खत्म हो जाएंगी सेल, एक दिन खत्म हो जाएंगी। तो आपने पढ़ा था कि मेल तो जो है पूरे ओल्ड एज तक भी मेल में स्पर्म बनते रहते हैं। तो मेल में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो अपने आप को माइटोसिस करती है, अपना नंबर बढ़ाती रहती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाती है, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो स्पर्म बनाने में चली जाती है और बाकी अपना नंबर बढ़ाती रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्रोथ किया उन्होंने। फिर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो म्यूसिस में भाग लेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला हमने, म्यूसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, म्यूसिस सेकंड हुआ, स्पर्मेटिड बन गया, और फिर फाइनली स्पर्मेटिड जो है वो कन्वर्ट करता है, ये भाग लेता है कन्वर्जन में, मेटामॉर्फोसिस भाग लेता है, और कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्ट होता है ये
मॉडिफाइड होता है और कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर, एक्टिव स्पर्म के अंदर। तो स्पर्म से पहले, एक्टिव स्पर्म से पहले क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। ठीक है, चलिए द रीजन आउटसाइड द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर का रीजन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटर, दो के बीच में के, तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो दो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बीच का जगह होता है। और यहां पे आपको स्मॉल ब्लड वेसल देखने मिलती है और आपको कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स देखने मिलती हैं, आपको कुछ इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल्स देखने मिलती हैं। ठीक, और ये लीडिक सेल क्या काम करती हैं? ये लीडिक सेल्स जो है वो बनाती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, बनाती हैं एंड्रोजन, और सबसे मेन एंड्रोजन क्या होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बनता है यहां पे। ठीक है, इसके अलावा इस जगह पर कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स पाई जाती हैं। देयर आर सम सेल्स जो WBC होते हैं, कुछ जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो यहां पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। टेस्टिस के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को पनपने से वो रोकते हैं। तो देयर आर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स यहां पर हमको देखने मिलती हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए अब आप टेस्टिस का एक जो है इमेज देख रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं इसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं आपको। के फिर आप देख रहे हैं कि आपको इंटरस्टिशियल टिश्यू दिखाई पड़ रहा है, इस पे दिखाई दे रहा है, और ये आपको लीडिक सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब लीडिक सेल्स सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होती हैं, लीडिक सेल्स बिटवीन द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल होती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लीडिक सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल। Which cells present inside the seminiferous tubule? तो seminiferous tubule के अंदर सर्टोली सेल मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा क्या? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिलेगा आपको। क्लियर? ठीक है, तो ये देखिए हमने इमेज को दोबारा यहां पर देख रहे हैं, जो इमेज को मैंने मार्क किया था बेटा, उसी इमेज को यहां पर हम दोबारा देख रहे हैं यहां पे। क्लियर? चलिए, है ना? ठीक, तो देखिए आप लीडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है? लीडिक सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, और टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन, और ये वो हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पांसिबल हार्मोन होता है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने पूछा कि सर प्यूबर्टी को थोड़ा दोबारा बता दीजिए। अरे भाई, मैं प्यूबर्टी के बारे में मैंने बताया बेटा कि प्यूबर्टी इज द चेंज, ग्रेजुअल चेंज इनटू द एडल्ट फेज के, अब बच्चे से जो है एक एडोलेसेंट अवस्था आती है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो एडोलेसेंट अवस्था में क्या होता है? देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं जब तक कि व्यक्ति एडल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो वो जो अवस्था होती है जहां पर आप एडोलेसेंट को अचीव करते हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो शुरू होता है, और मीनार्की होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, वो हम कहते हैं, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी इज ए फेज इन द लाइफ जहां पर कि व्यक्ति सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने की ओर आगे बढ़ जाता है ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी को वो अटेन करता है। ठीक है, क्लियर? तो आप देख रहे हैं, तो याद रखिए बेटा, सर्टोली सेल के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं। सर्टोली सेल को जो है के लिए एक सिनोनिम के तौर पे एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको हम जो है वो सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, नोट कर लेना कहीं पर के, सर्टोली सेल्स को हम सस्टेंटाकुलर सेल भी कहते हैं, कि इसे हम सस्टेंटाकुलर सेल भी कहते हैं। सर्टोली सेल को हम सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं, और ये एक केमिकल प्रोड्यूस करती इनिबिन। अब ये क्या काम करता है हम आगे बात करते हैं। प्रोड्यूस ऑल्सो प्रोड्यूस इनिबिन नाम का केमिकल भी प्रोड्यूस करती है। तो आप देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया दिखाई पड़ रहा है आपको। स्पर्मेटोगोनिया लगातार जो है माइटोसिस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होंगे जो स्पर्म बनाने में जो के लिए मियोसिस में भाग लेंगे, उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। तो एक्चुअली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो स्पर्मेटोगोनिया है जो कि मियोसिस में भाग ले रहे हैं। म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। म्यूसिस सेकंड हुआ तो स्पर्मेटिड बन गया, और स्पर्मेटिड में मॉडिफिकेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, फाइनली स्पर्म बन जाते हैं। क्लियर? ठीक है, फिर क्या देखा कि जो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में लीडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल देखने मिलेंगी, जो कि एंड्रोजन को या टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना? क्लियर? अब ये तो बात की हमने किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में बात की हमने। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, देखो अभी हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है कि व्हाट इज इनसाइड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या है, क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्या होता है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स, क्या होता है सर्टोली सेल, क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया, क्या होता है लीडिक सेल्स। ठीक है ना? अभी हमको एक डोमिनेंट ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो अभी हमको जो है वो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पूरी जानकारी है। स्क्रोटम भी देखा हमने। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डक्ट क्या हो, किस तरीके होती है, यानी कौन सी ग्लैंड्स और डक्ट यहां इन्वॉल्व है, और किस डक्ट का क्या काम है और किस ग्लैंड का क्या काम है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना?
तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सॉल्व डीपीएस जरूर लगाइए बेटा, क्वेश्चन लगाइए। देखो यदि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं सब्सक्राइबर हैं, तो आपको बेटा आपकी एमसीक्यू बुक से क्वेश्चन ढूंढो और उसको लगाओ, क्योंकि देखिए मोर और लेस के although we are using so many books and we are selecting the important question जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है कि आपने दी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो काम नहीं बनेगा, तब भी आप एमसीक्यू बुक को बेटा सॉल्व कर सकते हैं, आपके सॉल्व कीजिए उसको आपके। ये बात जरूर है कि जो है एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग में बने रहना, लगातार जो है एक फ्लो में बने रहने में आपका जो है ऑफिशियल कमांडो बनने में आपको जरूर हेल्प मिलती है उससे। लेकिन तब भी यदि कोई कारण है, किसी कोई समस्या है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, तब भी आप अपना प्रयास जारी रखिए और एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, है ना। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट।